हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी ऑफ अवर चैप्टर 1, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट वी विल डिस्कस बैटल ऑफ प्लासी। Sirajuddaulah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents of his state. During his period, the British East India Company built a fortress around the trade centers in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the Nawab, but Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress. When this news reached Madras, a small army of the company, led by Robert Clive, reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So Robert Clive resorted to treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Zafar and Seth Amichand were coerced to join on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at the ground near a village named Plassey. इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का में रूल कर रहा था, बट उसका नेचर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था। इसकी वजह से उसके बहुत सारे राइवल्स स्टेट के अंदर हो गए थे। इसी वजह से उसके पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे और उन्होंने अपनी जो सेंटर बनाया था उसकी सिक्योरिटी के लिए नवाब की परमिशन के बिना उसको चारों तरफ से जैसे ना बाउंड्री करा देते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए उसको कवर्ड करा दिया और उसके लिए उन्होंने जो नवाब था सिराजुद्दौला उसकी परमिशन नहीं ली। इसकी वजह से वो थोड़ा नाराज़ हो गया और उसने वो जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो फोर्ट बनाए थे उसको डिस्ट्रॉय करा दिया। अब ब्रिटिशर्स के पास एक रीज़न था, एक्चुअली उसका नेचर बहुत इम्पल्सिव था, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया जो नवाब था वो लोगों को बिना वजह परेशान करता है, इट मीन्स ही इज़ नॉट ए गुड रूलर। सो उन्होंने प्लान किया और उसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पायरेसी की जिसमें उन्होंने नवाब ऑफ कमांडर इन चीफ, नवाब का जो कमांडर ऑफ चीफ था मीर ज़फ़र और एक सेठ अमीचंद, दोनों की एक कंबाइंड, उन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया और उनकी कंबाइंड फोर्स बनाई ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब इज़ अननेसेसरी हरासिंग द पीपल, और उस पर चार्ज किया कि वो लोगों को परेशान करता है और इसी की वजह से उनको वॉर का नवाब के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा चांस मिला और उन्होंने कंबाइंड फोर्स के साथ प्लासी नाम के एक विलेज में नवाब के साथ युद्ध किया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करूँगी। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जफ़र लॉस्ट द बैटल ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और मीर जफ़र का जो युद्ध हुआ था उसमें मीर जफ़र हार गया था ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी। रॉबर्ट क्लाइव बहुत क्लेवर था। प्लासी में बैटल हुआ, जस्ट हाफ डे में वो ख़त्म हो गया था। द कंपनी एज ए रिजल्ट गॉट द फ्री होल्ड ऑफ 24 परगनास, और इसकी वजह से ये जो डिफीट थी, जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उसने 24 इंडिया के परगनास पे अपना होल्ड कर लिया। मीर जफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। दस द फाउंडेशन ऑफ कंपनी, और यही वो समय था जिससे कि हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का जो फाउंडेशन रखा गया था फर्स्ट टाइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिशर्स मेड मीर जफ़र the Nawab of Bengal and under different pretext tried to extract plenty of wealth from him due to their greed to gain more powers, and the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became a threat for the company. Hence Mir Qasim was removed and Mir Zafar was again made the Nawab. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh, so all three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declared a war.
सिंपल से सब वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स का ने एक बहुत ही, कह सकते हैं ना, एक बहुत ही ख़राब रोल प्ले किया था। ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल का नवाब था मीर ज़फ़र, उसको बना दिया था और विभिन्न उपदेश के तहत उसके अगेंस्ट बहुत सारे उन्होंने प्लानिंग की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर ज़फ़र को अरेस्ट कर लिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम बहुत ही क्लेवर था और वो सक्सेस रहा, बट वो वो एक लालची पर्सन भी था, जिसकी वजह से वो क्या चाहता था कि जो भी सारी वेल्थ है उसको वो खुद अकेला ही हड़प करना चाहता था। मीर ज़फ़र के अधिक महत्वाकांक्षी होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए वो एक खतरा बन गया था, इसलिए वो उसको भी सिंहासन से हटाना चाहते थे और मीर ज़फ़र को फिर से मीर कासिम ने अवध के नवाब के साथ शरणार्थी बना दिया। इस दौरान जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम, तीनों नवाब ने मिलकर कंबाइंड फोर्स बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने वॉर किया। एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764 इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। फिर भी जो यूनाइटेड आर्मी थी उसकी हार हुई और विनर थे ब्रिटिशर्स। दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स टू बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड ए रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. Thus Warren Hastings became the first governor general of India. During his tenure, the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. The problems for the East India Company increased because it had to face both the power simultaneously. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के अंदर अपने शासन का एनलार्जमेंट किया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1773 में एक विनियमन अधिनियम एक्ट मीन्स उसको डिक्लेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था और कंपनी के सभी जो मर्चेंट्स थे और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको उनके सीधे नियंत्रण में रखा गया। मीन्स वही उनको जो गवर्नर जनरल थे, जितनी भी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ थी उनको वो ट्रेड से रिलेटेड उनको वही कंट्रोल करने वाले थे। मुंबई मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल एक्टिविटी को उनके होल्ड में रखा गया। वॉरेन हॉस्टिंग भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। उनके कार्यकाल के टाइम में जो फर्स्ट मराठा वॉर हुआ और मैसूर के हैदर अली के साथ हुआ एंड सेकेंड मैसूर वॉर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी बिकॉज एक साथ दोनों शक्तियों का सामना करना पड़ा था। मीन्स ज़्यादा पावर वहाँ पे बढ़ गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको फेस नहीं कर पा रही थी। नाउ Cornwallis took over as Governor General after Warren Hastings. The tenure of Cornwallis' Third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. आप सभी जानते होंगे जो टीपू सुल्तान है वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस है। Company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. वॉरेन होस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। मीन्स उन्होंने वहाँ का जो वर्क था उसको संभाला प्लेस को। थर्ड मैसूर वॉर की अभी एंडिंग थी। मैसूर के बाद के रूप में टीपू सुल्तान फेमस थे, वहाँ के शेर के रूप में उन्हें जाना जाता था, जिसे कंपनी को मराठा से हाथ मिलाना पड़ा और टीपू सुल्तान को हराने के लिए निजाम ने एक कंबाइंड फोर्स बनाई, आर्मी बनाई, जिस उसके अगेंस्ट जीत हासिल नहीं कर पाए, सो उनको उनके साथ ट्रीटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल ड्यू टू सम रिगिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम। द ईस्ट इंडिया कंपनीज फ्रेम
declined and Marathas become stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The condition of the system and the state adopted under these are as follows. कौन और इसके बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बन गए क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉपुलैरिटी थी वो अब डाउन हो गई थी। मराठा इस वजह से स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इसलिए जो गवर्नर जनरल वेल्सली थे जो जॉन शोर के बाद आए थे उन्होंने कंपनी को इंडिया के अंदर एक सर्वोच्च पावर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इन्होंने सहायक अलायंस एक ट्रेटी प्रणाली की स्थिति और इनके तहत अपनाई गई कुछ अवस्थाएं इस प्रकार है। मीन्स उन्होंने जो कंडीशन बनाई थी पॉलिसी उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे सब्सिडरी अलायंस के, वो हम डिस्कस करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट्स द सिस्टम। सेकेंड, in return the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British. Next, without the permission of the company the state will not wage war or sign treaty with other states. And last, there will be one English representative in the state assembly. Other foreigners not to be employed in the state. Term and condition of subsidiary alliance system. The army trained by the East India Company of subsidiary alliance were very strict. जैसे कि subsidiary alliance में फर्स्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा प्रशिक्षित सेना को उस राज्य को प्रदान किया जाएगा जो सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा। मीन्स जो हेल्प देंगे वो आर्मी की वो उसी को देंगे जो उनके अकॉर्डिंग उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा। बदले में जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट राज्य स्वीकार करने वाली प्रणाली सेना के लिए प्रदान करेगा या अंग्रेज़ों को बराबर आय के साथ प्रांत देगा। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य ना तो युद्ध करेगा और ना ही किसी अदर स्टेट के साथ संधि करेगा और ना ही उस पर कोई हस्ताक्षर करेगा। एंड नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में हर एक में ब्रिटिशर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और उसको वो राज्य में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए किसी भी विदेशी को। दिस सिस्टम वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेल्सली annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance. गवर्नर जनरल ने वेल्सली ने टीपू सुल्तान को भी फोर्स किया कि वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करे बट उसने वो रिफ्यूज़ कर दिया। डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विद सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक मैसूर, और इसकी वजह से कंपनी ने मैसूर के ऊपर 1799 में अटैक कर दिया। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर विद टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसी में टीपू की ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते डेथ हो गई। आफ्टर वेल्सली हेस्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। वेल्सली के बाद हेस्टिंग एज ए गवर्नर जनरल इंडिया आए। ही वेग्ड ए वॉर विद नेपाल एंड मेड द गोरखास टू जॉइन द आर्मी। हेस्टिंग फॉट ए बैटल विद द पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर दैम विद द थर्ड मराठा वॉर। द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉर इस्टेब्लिश्ड। उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध छेड़ा होस्टिंग ने और उन्हें अपनी सेना में शामिल होने के लिए गुरुओं और को बनाया। हेस्टिंग ने पिंडारियों के साथ भी वॉर किया और थर्ड मराठा वॉर के में भी कंपनी ने अपने आप को सुप्रीम प्रूव करके उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज़ नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटिक बिलीव्ड दैट द dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about
any unity, so he was very liberal in his deeds. पहले जो गवर्नर जनरल आए थे उनके कंपैरिजन में विलियम बेंटिक एक बहुत ही कहते हैं ना उदार नेचर वाला पर्सन था। मीन्स वो सबके लिए लिबरल था, वो किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि एक बार अगर लोगों के बीच डिससेटिस्फेक्शन आ जाए तो लोगों के मन में आप अपनी जगह नहीं बना सकते, इसीलिए वह सभी के साथ उसने अपना जो नेचर रखा वो लिबरल रखा। डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए जो डलहौजी आया एज ए गवर्नर जनरल, उसने वो 1848 में इंडिया आया और उसने एक बहुत ही अहम भूमिका इंडिया के अंदर निभाई। जो उसका काम अपने जो एम्पायर था उसका इंडिया के अंदर साम्राज्यवाद करना, उसने उसके लिए एक अलग नीति अपनाई जिसको पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के नाम से फेमस हुई वो पॉलिसी। नेक्स्ट, बिसाइड्स बीइंग द इम्पीरियलिस्ट, डलहौजी वॉज ऑल्सो ए रिफॉर्मिस्ट. द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई थाने 1853 AD, wireless system between India and England, establishment of public works departments, English education, etc. were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. डलहौजी ने इंडिया के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू थाने के बीच इस्टेब्लिश कराई। इसके अलावा जो 1853 में किया गया था, इसके अलावा वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे मीन्स रिफॉर्म्स थे जो डलहौजी ने इंडिया में किए। ही पास्ड लॉज टू बेन चाइल्ड मैरिज, इंडिया में पुराने समय में जैसे कि बाल विवाह किया जाता था, उस पर भी जो एक बहुत ख़राब ट्रेडिशन था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो जाती थी, उस पर भी जो डलहौजी थे उन्होंने रोक लगाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहे हमारी सोसाइटी पर, हमारे देश पर। In 1750, when we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton, cloth, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. The dual power policy was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the prosperity without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. 1757 में प्लासी की लड़ाई से ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश रूल का इन्लार्जमेंट इंडिया में हुआ। उन्होंने इसके कारण इंडियन स्टेट्स को डिससेटिस्फेक्शन भी उन्हें फेस करना पड़ा और यह 1857 में इंडियंस के इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट स्ट्रगल के रूप में सामने आया। देन अगर हम भारत में कंपनी के रूल के लास्ट 100 ईयर्स का इवेल्यूशन करें तो हम फील करेंगे कि इंडिया, जिसका एंशियंट टाइम्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है, आज इंग्लैंड के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल बना रहा था, सिर्फ रॉ मटेरियल का उत्पादन कर रहा था और एक संभावित बाजार कारखानों में उत्पादित माल के लिए बंगाल ने कॉटन, क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट का एक्सपोर्ट किया। 1708 से 1756 में ड्वेल पावर पॉलिसी के बाद बंगाल की जो एक शाइन थी, जो एक चमक थी, वो अब फेड हो गई थी। द ड्वेल पावर पॉलिसी फर्स्ट टाइम बंगाल में प्रेजेंट की गई थी, जिसको
रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर, जिसमें कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, और जो जनहित लोक कल्याण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब को दी गई। इसका रिजल्ट क्या था? एज ए रिजल्ट जो शक्ति थी जो ब्रिटिशर्स को बिना जिम्मेदारी के उनको पावर मिली, सत्ता मिली, और जो नवाब था उसको बिना शक्ति के जिम्मेदारी मिली, उसको सिर्फ जिम्मेदारियां निभानी थी, उसके पास कोई पावर नहीं थी। दैट्स वाई इसको सहायक संधि या फिर दूसरा क्या नाम है इसका, सब्सिडरी अलायंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन peasants a debtor. The British government imposed unfair taxes on the Indian clothes industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. The Indian artisan became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. Before the arrival of company, the Indian villagers were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they became dependent and poor. During the rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras, Chennai and Kolkata also took place. एक्चुअली क्या था, जो कंपनी ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडियन व्यूवर्स को एक बहुत शॉर्ट टाइम में, जितना मीन्स उनको ज़रूरत थी उतना कपड़ा बनाने का, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इंडियन जो व्यूवर्स थे उनको फोर्स किया गया, और उनके सामने कंडीशन रखी गई कि अगर वो मना करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको लैशेस मीन्स कोड़े से मारा जाएगा या फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कंपनी में इंडियन रूल्स आने से पहले जो इंडियन पीजेंट्स थे वो आत्मनिर्भर थे और समृद्ध थे, पर जब से कंपनी रूल आया उसके आने के बाद वो बेचारे दिन पे दिन पुअर होते चले गए, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो चला गया और वो डिपेंडेंट हो गए उन पर। कंपनी रूल आने के बाद मुंबई व थाने के बीच इंडिया व इंग्लैंड के बीच फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की गई, और इंडिया व इंग्लैंड के बीच स्टीमर को भी का भी इन्वेंशन किया गया, बहुत सारे पोर्ट्स बनाए गए। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल स्पीच और थॉट की भी स्वतंत्रता की एक फीलिंग लोगों के अंदर आई, उन्होंने प्रेस, उनके मन में मीन्स प्रेस की फीलिंग भी आई कि प्रेस का भी इन्वेंशन होना चाहिए। इसी समय में बहुत सी गलत ट्रेडिशंस जो हमारे इंडियन सोसाइटी में फैले हुए थे उन पर भी रोक लगी, जैसे कि हमारी सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिजेस थी, गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता था, इस तरह के बहुत सारे जो बैड ट्रेडिशन हमारी सोसाइटी में थे उन पर भी रोक लगी। इंग्लिश एजुकेशन की डिमांड भी इसी पीरियड में की गई। लॉर्ड मैकाले ने इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग की। चार्ल्स वुड ने मुंबई, मद्रास व कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ का स्टैब्लिशमेंट किया। नाउ जैसे कि अगर हम सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर in the Indian society. Certain wrong social customs, rites and rituals were prevailing during this time. Now a whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demand for social reforms and gave momentum to the process of reforms. It means ये वो पीरियड था जिस समय इंडिया के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई। चार्ल्स वुड ने मुंबई, मद्रास व कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। एज ए कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि ये वो पीरियड था जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई, उसने इंडियंस को बहुत तरीके से उनकी जो प्रॉस्पेरिटी
थी उसको फेड कर दिया, उनके ऊपर उनको बहुत टॉर्चर भी किया गया, उनको इकोनॉमिकली सोशली बहुत टॉर्चर भी किया गया। बट एज हम कह सकते हैं कि यही वो टाइम था जिस समय में इंडिया के अंदर जो भी मीन्स बैड कस्टम्स थे उन पर रोक लगी और बहुत सारे नए नए इस तरीके के वहाँ पे रिफॉर्म्स की गई, जिसको हम आज भी जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुए हैं। जैसे कि इंग्लिश एजुकेशंस, जो हमारे बैड कस्टम्स थे, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, वो सब उसी समय में ख़त्म हुए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी हमारे लिए किसी न किसी कुछ रूप में पॉजिटिव भी रही है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा चैप्टर 1 हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।